हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टोटल एजुकेशन लर्निंग इंस्टीट्यूट। आज हम आपको पढ़ाएंगे सेल टॉपिक द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जो सेल टॉपिक है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि यूपीएससी एग्ज़ाम हो गए या स्टेट एग्ज़ाम्स हो गए आपके, तो उन सभी एग्ज़ाम्स में आपको लगभग इसके 10 से 15 क्वेश्चन, जैसे यूपीएससी में 10 to 15 एंड स्टेट एग्ज़ाम्स में आपको 8 से 9 को 8 9 10 या 11 समथिंग क्वेश्चंस आपको मिल ही जाते हैं। और उसमें से भी मोस्ट ऑफ देखा जाता है कि सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, जैसे आपको यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इसलिए पूछे जाते हैं बिकॉज ये बहुत बेसिक है। इसलिए यहाँ पे आपको जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आपको एक ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी पूरा का पूरा जितना ज़रूरी है उतना मिलेगा और उतने में ही आपको पूरा समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो कि उनके लिए ही आसान होगा, नॉन साइंस वालों के लिए भी इस तरीके से समझाया जाएगा कि इवन नॉन साइंस वालों को भी काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा। और कई बार ऐसे भी होता है कि आप कई जगह से नॉलेज गेन कर लेते हो, कई चीज़ का आपको पता हो जाता है, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होता है, वो सही नहीं होता है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम्स में वो आपका बहुत ही मतलब बहुत नेगेटिव पॉइंट में आपका कंट्रीब्यूट कर देता है। इसलिए आज हमारे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आपको बिल्कुल सही और बिल्कुल मैं अपनी एजुकेशन और अपनी क्वालिफ़िकेशन का पूरा जो नॉलेज मैंने अपने सब्जेक्ट से गेन किया है, मैं आपको प्रोवाइड करना चाहूँगी। तो अभी शुरू करते हैं सेल टॉपिक से। तो व्हाट इज़ अ सेल? सेल क्या है? सेल जो शब्द है, जो आपने कई बार या अपनी नॉर्मल लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं, सेल। ठीक है, सेल फोन या जेल्स में आपने सुना होगा, सेल्यूलर जेल्स बोलते हैं। सेल क्यों बोला जाता है? सेल का जो मतलब होता है खाली चेम्बर या खाली रूम, उसको बोलते हैं सेल। कोई भी खाली एक बंद एरिया जो खाली होता है या कोई बंद चेम्बर जो खाली होता है, उसको बोलते हैं सेल। ठीक है, सेल फोन इसलिए लगता है क्योंकि आपने जो अपना जो सेल का जो अपना कम्युनिकेशन नेटवर्किंग होता है, वो इस तरीके से कम्युनिकेशन टावर्स का सेटअप किया जाता है, एक जैसे जनरली हेक्सागोन में किया जाता है। तो वो एक इमेजिनरी एक सेल्यूलर शेप लेता है। जब आप ऊपर से देखोगे उनका सेटअप को, तो वो इस तरीके से सेट किया जाता है कि हेक्सागोन के वर्टिसेस पे हर जगह टावर सेटअप किए गए हैं, तो वो उस तरीके से आपको सेल की फॉर्म में अपीयर होता है। इसीलिए ये सेल फोन्स का यूज़ किया, इसलिए उन्हें कहा जाता है सेल फोन। ठीक है, ये तो चलो जनरल इन्फॉर्मेशन थी, हम आगे शुरू करते हैं। तो सेल का आपको कुछ रफ आइडिया यहाँ से पता चल गया होगा कि किसी भी हॉलो चेम्बर या किसी भी हॉलो रूम को, हॉलो मतलब कि खाली, या ठीक है, उसको बोला जाता है सेल। जैसे कि आपने मधुमक्खी का छत्ता भी देखा होगा, उसका भी एक ना कंटिन्यूअस और एक रेगुलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, हेक्सागोनल या हनीकॉम्ब नेट जो आपको देखने को मिलता है, कंटिन्यूअस आप देखते होंगे। ठीक है, तो ऐसे होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे पहले लिखा स्टडी। साइंस में कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हो तो जैसे उसकी हमें पता होनी चाहिए, उसकी एक स्टडी होती है, उस ब्रांच की स्टडी होती है। तो सेल में जो साइंस मतलब ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें सेल की स्टडी करते हैं, उसके हम साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और जो इसकी स्टडी करते हैं उनको साइटोलॉजिस्ट बोलेंगे, है ना। तो मीनिंग मैंने बता ही दिया, स्मॉल रूम होता है। ठीक है, ये जो टर्म थी वो किसने दी थी? ऑब्वियसली उसने दी होगी जिन्होंने इसे पहली बार देखा होगा, और सेल को पहली बार देखा था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और पहली बार देखने का मतलब नहीं होता कि सिर्फ जस्ट उन्होंने देखा हो, उन्होंने उसे ऑब्जर्व किया हो और उनके बारे में उन्होंने चिंतन या मनन किया हो, तभी हम उनको वो रिस्पेक्ट देंगे कि हाँ, उन्होंने वो चीज़ डिस्कवर की है। तो डिस्कवरी भी इनके नाम ही गई, रॉबर्ट हुक के। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो जो सेल की डेफिनेशन है, जो हाँ एक चीज़ आप ज़रूर याद रखना जो मैं बताई नहीं, कि रॉबर्ट हुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अभी ग्रास्प कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेल की डिस्कवरी किसने की, ये बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन आपका पहले ही बन गया दैट कि रॉबर्ट हुक ने उसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो सेल की एक डेफिनेशन होती है। अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है, तो वो होती है सेल। वो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। क्यों बोला जा रहा है उसे बेसिक स्ट्रक्चर? क्योंकि जो सेल है वो बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे एक बिल्डिंग को पूरा बनाने के लिए एक ईंटों की ज़रूरत होती है,
तो वो ईंट एक सेल है पूरी दीवार खड़ी करने के लिए, वैसे एक पूरा ऑर्गेनिज्म को खड़ा करने के लिए बहुत सारे सेल की ज़रूरत होती है। बहुत सारे सेल से एक ऑर्गेनिज्म कंपोज होता है। ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी जीव जंतु, ठीक है, तो वो सेल से बना होता है। वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, और जैसे कि जो कि लोअर ऑर्गेनिज्म, हम लोग लोअर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, वो इटसेल्फ, वो खुद उनका सेल ही इटसेल्फ पूरा एक ऑर्गेनिज्म कंपोज करता है, ठीक है। तो वो बाद में आपको और बताऊंगी अच्छे से। तो ये याद रख लें कि ये बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, सेल, ठीक है। और ऑफन कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, मैंने पहले ही बता दिया बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, जो वो घर वाला और दीवार वाला मैंने जो एग्जाम्पल आपको दे दिया। इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित जीव जंतुओं को हम जानते हैं ये उन सभी में होता है। ऑल नोन मतलब कि जितना हम जानते हैं अब तक, जितनी डिस्कवरी हो चुकी है, जितना खोज हो चुका है, उतना हम जानते हैं कि ये सभी में, ऑलमोस्ट सभी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट सेल जो कि देखा था रॉबर्ट हुक ने जो फर्स्ट सेल देखा था वो सेल थी डेड, मतलब कि मृत सेल थी, ठीक है। जो रॉबर्ट हुक जी ने डिस्कवर किया था वो डेड सेल उन्होंने देखा था, और वो भी कौन सी, ओक ट्री में। ओक की जो ट्री है उसके कॉर्क सेल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि कॉर्क सेल में उन्होंने देखा था। और जो सेल, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है इस लाइन में, एक तो डेड सेल और एक तो कि उन्होंने डेड, क्योंकि कॉर्क सेल जो होती है ना, आप जब अभी आगे पढ़ोगे, अगर फर्दर मैं आपको पढ़ाऊंगी, बताऊंगी, जो ये कॉर्क सेल होती है ये डेड सेल होती है, मृत सेल होती है, ठीक है। तो ये वो होती है। फिर एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक आए, इन्होंने पहली बार एक्चुअली देखा, पहली बार इन्होंने था, मैंने आपको पहली स्लाइड में क्या बोला कि हमने उन्हें ये रिस्पेक्ट क्यों दी रॉबर्ट हुक को कि उन्होंने डिस्कवर किया है, क्योंकि उन्होंने पहले देखा एंड एज वेल एज उसके साथ ही साथ उन्होंने उस पर चिंतन मनन किया, मतलब उन्होंने उसके बारे में सोचा। लेकिन एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने पहली बार देखा था, एक्चुअली देखा तो इन्होंने पहले था, लेकिन उन्होंने उतना नहीं सोचा, या इनको एक उस टाइम ये भी प्रॉब्लम थी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक के टाइम पे इतना एडवांसमेंट नहीं थी माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप जो आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि आप लोग बायो से नहीं हो तो मैं समझ सकती हूँ, हो सकता है आपने नहीं देखा होगा, बट माइक्रोस्कोप एक यंत्र है जिसके थ्रू हमें कोई भी छोटी से छोटी चीज़, स्पेशली जो माइक्रो साइज़ की होती है, नैनो साइज़ की होती है, वो हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम ऐसी अपनी नेकेड आइज़, मतलब कि नग्न आँखें से हम उन्हें नहीं देख सकते, डायरेक्टली हम उन्हें ऐसे नहीं देख सकते, इसलिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक बहुत ही अनफॉर्चुनेट थे, या मतलब अभाग्य था वो उनका कि वो उस टाइम नहीं देख पाए, क्योंकि उस टाइम इतना एडवांसमेंट नहीं था टेक्नोलॉजी में, माइक्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी में, नैनो टेक्नोलॉजी में, जो हम कैसे उनको देख सके। उन्होंने एक अपना ही जुगाड़ वाला जो कहते हैं एक सेल्फ मेड कंस्ट्रक्ट किया था, उन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्ट किया था, तो उसमें इतनी रेजोल्यूशन नहीं मिलेगी जो आज के इलेक्ट्रॉन, अभी तो बहुत और भी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए, रेजोल्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, हम लोग बहुत ही से छोटा, उनसे भी छोटे ऑर्गेनिज्म को हम देख पाते हैं, ठीक है। तो ये था, ठीक है। फिर आता है एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर। ये 11th NCERT की बायोलॉजी की लाइन है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए ये यहाँ पे लिखी है, और ये दो ही लाइन बहुत कुछ बयां कर रही है, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, कुछ भी जो कि सेल, मतलब एनीथिंग जो सेल का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उससे कुछ भी अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच होता है तो हम उसे, वो बिल्कुल भी अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इंश्योर नहीं करता, वो नहीं अपना इंडिपेंडेंट हम एग्जिस्टेंस ही नहीं कह सकते। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन एक है जो है वायरस। वायरस क्यों है एक्सेप्शन? क्योंकि वायरस को एक कंप्लीट जो क्राइटेरिया हम बोलते हैं ना सेल के लिए, कि भाई ये देखो सेल में सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, ठीक है, उसमें, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन याद रखना ये यूनिवर्सल है, मेम्ब्रेन बोलते हैं इसे, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन। हर ऑर्गेनिज्म, हर सेल में ये जो एक मेम्ब्रेन है, ये जो परत होती है ये प्रेजेंट होनी, ये जो मेम्ब्रेन होती है, मुझे नहीं पता इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, बट ये मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट सभी में होनी चाहिए, अनिवार्य है, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन, वायरस इसलिए यहाँ पे एक्सेप्शन है क्योंकि वायरस में सेल मेम्ब्रेन नहीं होता। कंप्लीट प्रोटोप्लाज्म नहीं है क्योंकि इनमें प्रोटोप्लाज्म ही कंप्लीट नहीं होता है।
ये भी आप याद रखना, ये कई एग्जाम्स में, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कई एग्जाम में ये ज़रूर पूछा गया है वायरस का। वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो दो चीज़ जो पक्का इसमें से पूछी जाती है, क्योंकि इवन मैंने ऑब्जर्व किया है कि सेल मेम्ब्रेन इनमें एब्सेंट होता है। ध्यान रखना, सेल मेम्ब्रेन वायरस में एब्सेंट होता है और प्रोटोप्लाज्म भी उनमें कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए हम कहेंगे कि प्रोटोप्लाज्म उनमें नॉट वेल डिफाइंड, मतलब नहीं होता है उनमें प्रोटोप्लाज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 2 पॉइंट अगर मैं अपनी स्लाइड में बताना चाहूँ इस स्लाइड में, तो वायरस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। तो वायरस का जैसे मैंने इसमें कुछ, हाँ मैंने कुछ इसमें सब्जेक्ट रिलेटेड टर्म्स यूज़ किए, तो मे बी आप उससे फेमिलियर नहीं होंगे। जैसे प्रोटोप्लाज्म मैंने बोला है शायद, पर वो मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं आपको आगे फर्दर लेक्चर्स में समझाऊंगी। ठीक है। सो नाउ कम ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु हिंदी में। ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर। अगेन इनमें से भी क्वेश्चन आता है कि आपको कुछ जैसे जनरली सीडीएस में देखा गया है कि आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म दे दिए, और क्योंकि आपको ऑर्गेनिज्म भी पता होने चाहिए कि वो किस कैटेगरी में है, वो यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है, तो आपको उनमें जैसे सेलेक्ट कर लेना होता है कि आउट ऑफ दीज हाउ मेनी ऑफ देम आर यूनिसेल्युलर या हाउ मेनी ऑफ देम आर मल्टी सेल्युलर। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर का एक आइडिया ले लेते हैं कि यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर क्या होते हैं। थोड़ा नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, यूनी मतलब एक, मल्टी मतलब बहुत सारे। ठीक है। तो यूनिसेल्युलर वो होते हैं जो सिंगल सेल, मतलब एक ही सेल से कंपोज होते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हमारे सारे लोअर ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोन्स हो गया। प्रोटोजोन्स भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है, एंड यूकैरियोट प्रोकैरियोट भी अगेन वापस वही टर्म प्रॉब्लम, बट वो आपको आगे क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो यूनिसेल्युलर का आइडिया भी ले लेते हैं इस टर्म का, क्योंकि जब हम ये टर्म यहाँ पढ़ रहे हैं। तो यूनिसेल्युलर मतलब कि कंपोज ऑफ सिंगल सेल, और मल्टी सेल्युलर मतलब कंपोज ऑफ मेनी सेल, कई टाइप के सेल। ठीक है। यूनिसेल्युलर में डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट होगा। ऑब्वियसली डिवीजन ऑफ लेबर मतलब आप कहीं अकेले हो और आप कहीं ग्रुप टास्क कर रहे हो, तो आप डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ करोगे? डिवीजन ऑफ लेबर मतलब हर किसी को कोई ना कोई काम असाइन कर देना। वो आपका कहाँ पे होगा? जहाँ ज़्यादा लोग होंगे, और जहाँ आपको खुद करना है, अकेले काम करना है, वहाँ तो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड में मैंने, दैट डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे एब्सेंट होता है, और मल्टी सेल्युलर में डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं, साथ मिलकर काम करना है। तो जहाँ पे अब आप बताओ, आप अकेले हो, वहाँ ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, या वहाँ ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, या वहाँ पे ज़्यादा आउटपुट मिलेगा जहाँ बहुत सारे लोग हैं, मिल के काम कर रहे हैं, अलग अलग टास्क असाइन कर दिया है। और वर्क फोर्स जो है, जो वर्क में जो ईज़ है, वो और भी मतलब ईजी हो जाता है उनके लिए बाकी कई काम को एग्जीक्यूट करना, कंप्लीट करना। ठीक है ना। इसीलिए मैंने लिखा है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लेस एफिशिएंट होते हैं एज कम्पेयर टू मल्टी सेल्युलर, और मल्टी सेल्युलर मोर एफिशिएंट होते हैं एज कम्पेयर टू यूनिसेल्युलर। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया, अभी मैं सिर्फ बैक्टीरिया ही दूंगी क्योंकि शायद बैक्टीरिया से हम सभी फेमिलियर होंगे। बैक्टीरिया हर जगह बैक्टीरिया यूज़ करते रहते हैं। मैं सुना इवन जो नॉन साइंस वाले लोग होते हैं उन्हें बैक्टीरिया तो पता होता ही है। ठीक है। और मल्टी सेल्युलर में ह्यूमंस, इंसान। ठीक है। बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल दिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, रफ अच्छे से आइडिया हो जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहूँगी ताकि आपको पूरा स्ट्रॉन्ग नॉलेज बिल्ड हो, और साथ ही साथ आपके जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी जो भी चीज़ें हैं, वो आपकी क्लियर होती जाए। ठीक है। सो नाउ कम्स टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है। सेल का टाइप्स होता है, बहुत टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है। लेकिन सब पहले मैं बता दूं, सेल जो है वो वेरी करती है अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है। जो वो परफॉर्म करती है, उनके कई टाइप के शेप मिलेंगे आपको, या तो वो डिस्क शेप की होगी, पॉलीगोनल, मतलब वेरियस शेप होता है सेल का। कोई फिक्स शेप नहीं है कि हर सेल इस टाइप की होती है। अपने अपने डिफरेंट फंक्शंस के अकॉर्डिंग उनका अलग अलग नाम होता है, उनका अलग अलग पहचान भी होता है उनका अलग अलग से। कहीं पे मिलने वाली सेल डिस्क शेप की होती है, तो कहीं पे कॉलमिनर मतलब लंबी लंबी, कहीं क्यूबॉइडल मतलब मोटी सी क्यूबॉइडल टाइप की, तो कहीं थ्रेड लाइक की भी होती है। जैसे अपनी नर्व सेल होती है ना, ब्रेन सेल, दिमाग की, थ्रेड लाइक होती है। ठीक है। तो इवन इरेगुलर भी होती है, जैसे अमीबा एक ऑर्गेनिज्म भी है और एक सेल भी है। ठीक है। तो यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो एक ही सेल से कंपोज हो रहे हैं।
तो वो एक सेल ही पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और क्लैरिटी देने के लिए मैं ये आपको बता रही हूँ कि यूनिसेल्यूलर में एक पूरा का पूरा सेल ही आपको अपने इमेजिन करो दिमाग में, मेरे समझ मैं जो आपको समझा रही हूँ उसे आप इमेजिन करो दिमाग में कि एक सेल का आपका जो भी आपके अकॉर्डिंग कोई भी इमेज है सेल की आ रही है, जो भी आ रही है, उसे आप एक ही सेल अभी दिमाग में रखो, ठीक है। हल्का सा एक आइडिया लो, एक सेल आपके दिमाग में इमेज आ रही है, ठीक है, वो एक ही सेल है और वो एक ही सेल पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म है। जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, बैक्टीरिया मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं। बैक्टीरिया में एक ही सिंगल सेल में कहीं आपको देखना है जैसे कंपार्टमेंटेशन होता है, जैसे कि आपने हनीकॉम्ब में देखा बहुत सारे चेम्बर्स थे, ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि एक सेल ही पूरा का पूरा इटसेल्फ एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो वो होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेल्युलर में कई सारे सेल होते हैं। जब मैं आपको स्किन सेल्स दिखाऊंगी, वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी, एक रफ आइडिया के लिए, एग्जाम्पल के लिए, कि अगर आप एक स्किन की कोई भी एक सेल भी देखोगे ना, आप देखना कितने सारे सेल, पूरा एक टिश्यू, जो स्किन का टिश्यू देखोगे तो आपको बहुत सारी सेल्स दिखेंगी उसमें, मतलब और भी एडवांस लेवल पे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये जस्ट आपको इमेजिनेशन के लिए। फिर इसमें यूकैरियोटिक है जो आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैं पहले यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो सेल्स हैं जो अपने दो सेल को डिफाइन किया गया है इस टॉपिक में अकॉर्डिंग टू देयर न्यूक्लियस के, मतलब कितना न्यूक्लियस उनका क्लियर है, कितना न्यूक्लियस नहीं है उनमें, उसके बेसिस पे। क्योंकि कैरियो जो टर्म है, आप याद रखना, कैरियो जो टर्म साइंस में यूज किया जाता है वो न्यूक्लियस के लिए किया जाता है। न्यूक्लियस का प्रॉपर साइंटिफिक टर्म कैरियो से यूज होता है, कैरियन बोलते हैं न्यूक्लियस को, ठीक है। जो न्यूक्लियस है, अभी पता नहीं आप में से कई लोग को मे बी न्यूक्लियस भी नहीं पता होगा, बट मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे न्यूक्लियस की बात हो रही है। न्यूक्लियस के बेसिस पे दो ऑर्गेनिज्म को डिफाइन किया गया, दो ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में अलग अलग रख दिया गया है, क्लासिफाई कर दिया है। एक यूकैरियोटिक हो गया है तो एक प्रोकैरियोटिक सेल हो गया है, तो दो सेल को क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं एक कि प्रोकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक क्यों बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक सेल है और ये बैक्टीरिया का एक डायग्राम है, आप ध्यान से देखिए इसको, ये एक बैक्टीरिया है और ये इसकी पूरी जो लॉन्ग सी जो आपको दिख रही है वो उसकी पाइला है, वो मैं आपको बताऊंगी वो क्यों इस्तेमाल होती है। वो उसका एक भाई अपना जैसा हाथ है, भाई उसका भी तो कोई पार्ट है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, पहले मैं तो इस पूरे टर्म को तोड़ के आपको बताना चाहूंगी इसका मीनिंग। प्रो मतलब पहले, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, मैंने पहले बताया, जो पहले न्यूक्लियस वाला सेल जिसका न्यूक्लियस बहुत ही पुराना है, प्रिमिटिव है, मतलब बहुत पुराना है, जो एंशिएंट है, ठीक है, एंशिएंट टर्म यूज कर दी बट प्रिमिटिव यूज किया जाता है, मोर अप्रोप्रिएट है यहाँ पे। मोर प्रिमिटिव है जो वो सेल जिसका न्यूक्लियस काफी प्रिमिटिव है। और हम सभी जानते हैं कि कोई भी चीज जब वो पहली बार बनी होती है, जैसे कि कोई भी चीज का इन्वेंशन लेते हैं, अगर मैं जैसे कि कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ है, तो वो कंप्यूटर कैसा होता है, क्या ठीक होता है? आज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग उसको कंपेयर करें तो वो कुछ भी नहीं है। पहले जो फर्स्ट कंप्यूटर था, अगर आपको पता होगा, चार्ल्स बेबेज जो फर्स्ट कंप्यूटर उन्होंने किया था, तो जो फर्स्ट कंप्यूटर आप देखोगे ना, वो सिर्फ वो सिर्फ स्विचेस पे वर्क कर रहा था, एनालॉग सिस्टम पे, और वो सिर्फ उसमें कुछ ही ऑपरेशंस कर पाता था, मतलब जैसे कि कैलकुलेशन, दैट्स इट। जो कैलकुलेटर भी कर सकता था वही काम वो उतना ही कर सकता था। एंड नाउ कंप्यूटर इज मल्टीटास्किंग, मतलब वो कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीटास्क, ठीक है ना। तो वैसे ही सेल में भी था, जो पहले सेल आई थी वो बहुत ही कम एडवांस थी, प्रिमिटिव थी, और फंक्शंस में भी काफ़ी वेल डिफाइंड नहीं थी। इसलिए प्रोकैरियोट को वो अलग ही क्लासिफाई कर दिया गया, उन सेल को पोजेस करने वाले ऑर्गेनिज्म को अलग ही क्लास में रख दिया गया, उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल दे दिया गया नाम। उनका न्यूक्लियस बिल्कुल भी डिफाइन नहीं था, और जब न्यूक्लियस ही वेल डिफाइन नहीं है तो हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहाँ बोलेंगे, तो उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होता है, ठीक है। वेयरएज यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट होता है। मतलब कि इसको बोलते हैं कंपार्टमेंटेशन, ये टर्म भी याद रखना। कंपार्टमेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अगर कोई भी चीज़ को वॉल्ड कर दिया जाए, दैट इज़ अगर हम उसके बीच में कोई बाउंड्री कर दें तो वो उस कंपार्टमेंटेशन होती है। तो ये कंपार्टमेंटेशन उसमें थी यूकैरियोटिक सेल में, वेराज ये कंपार्टमेंटेशन और ये प्रॉपर वर्क हम प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं देखते। प्रोकैरियोटिक सेल को अगर आप देखोगे, जो इसमें आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, तो प्रोकैरियोटिक सेल में देखना कहीं भी आप न्यूक्लियस एक जगह बोल दोगे या साइटोप्लाज्म एक जगह बोल दोगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उसमें एक ही एरिया आना है, दैट इज साइटोप्लाज्म, और उसी में न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल भी उसमें, लेकिन हमने काफ़ी वेल डिफाइंड हर चीज़ है। ठीक है, तो दो डिफरेंसेस तो पहले ही हमें मिल गया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंस को कंपार्टमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस की दूसरा पॉइंट हो गया न्यूक्लियस में कि वेल डिफाइंड एंड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, वेयर एज यूकैरियोटिक पोजेस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक में सेल में सेल ऑर्गेनल की। सेल ऑर्गेनल जो है ये भी नई चीज़ है जो आप आके पढ़ोगे, जो कि सेल, अब असली सेल यहाँ से शुरू होता है सेल ऑर्गेनल के बारे में। तो उसके बाद ही जब आप पूरी सेल पढ़ लोगे, उसके बाद हम एक प्रॉपर डिफरेंशिएशन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में करेंगे। सो थैंक्स फॉर टुडेज लेक्चर। और मैंने पूरी कोशिश की है कि क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं बिल्कुल नहीं जानती कि आप में से किसको क्या प्रॉब्लम है या किस चीज़ की, तो मुझे आप ज़रूर फीडबैक दें कमेंट सेक्शन पे। आप ज़रूर लिखें कि लेक्चर में आपको क्या क्या चीज़ की आपको कमी लगी, क्या और आप चाहते हैं, एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं उसमें और बताऊं, अच्छे से समझाऊं, और किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भी इवन लिख सकता है और मैं उसे क्लियर करूँगी। और क्वेश्चंस और भी डिटेलिंग और कुछ एग्जाम्स में जितने भी कुछ गाइडेंस है, मैं उसकी और अच्छे से आपको सेकंड लेक्चर या नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। थैंक यू।